सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा। ब्रीफ बताऊंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कहाँ इसकी मतलब लोकेशन है, और क्या ये रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, और मतलब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सो पहले तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट जुडिशियल फॉरम है और हाईएस्ट अपील कोर्ट है। मतलब क्या है इसका इसका मतलब है कि जब आपका कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप सबसे पहले आपने तहसील लेवल पे आपका केस होगा। अगर आप केस हार गए सपोज, तो आपको जो अपील करने का राइट है वो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस हार गए, अगर आप मतलब कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो डिसीजन से, तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। जो मतलब हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है। अगर आप हाई कोर्ट से भी डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद आपके पास फिर कोई लीगल ऑप्शन नहीं बचता। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट अपील कोर्ट बोलते हैं कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, बस यही है जो इसका डिसीज़न है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी Jan 28, 1915, जब मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ था, और जो उसकी इन्फोर्समेंट हुई थी उसी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, मतलब इस्टेब्लिश हो गई थी और वर्किंग हो गई थी इसकी स्टार्ट। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि जब ब्रिटिश पीरियड था, जब ब्रिटिश ईरा था हमारे देश में, तो वहाँ उनकी सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती थी प्रीवीसी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल बोलते हैं जिसको, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब आप अपील कर सकते हो, जो वो सबसे हाई कोर्ट होती थी, मतलब सबसे हाई लेवल पे सुप्रीम होती थी। और एक दूसरी कोर्ट होती थी फेडरल कोर्ट। ये भी मतलब एक सुप्रीम कोर्ट जैसी ही थी, जैसे पहले मतलब जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है, पहले ये फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। तो इन दोनों को हमने मतलब मर्ज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट बनाई तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके फिर सुप्रीम कोर्ट बना दिया। इन दोनों को हमने वहाँ से ख़त्म कर दिया था, इन कोर्टों को। ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 124 में ये होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है अब, कि मतलब कौन इसमें क्या होते हैं, जज होते हैं, ऑफिसर होते हैं, कौन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो सबसे हाईएस्ट जज होता है, या हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देते हैं उनको, तो जो बाकी है उनके साथ वो 33 और जजेस होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल ये 34 लगा लो आप, 34 होते हैं। तो और ये जैसे जैसे मतलब टाइम पास करता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो जजेस भी जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था तब तो आई मीन 7-8 जज थे बस। उसके बाद कंटिन्यूसली हर एक अमेंडमेंट के बाद जो जजेस का नंबर है वो इंक्रीज़ होता गया और आज 33 तक पहुंच गया है। और अब इनकी मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की, कौन मतलब कैसे कोई जज बन सकता है। तो इसका सीधा है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहले हाई कोर्ट का उसे जज होना पड़ेगा, या मतलब एडवोकेट होना पड़ेगा हाई कोर्ट के लिए। तो मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस ऊपर से बेसिक सा व्यू। तो जो प्रेसिडेंट है वो उसे अपॉइंट कर देता है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी उनके साथ 3-4 जो जजेस होते हैं वो एक तरह कमेटी की तरह होते हैं, और वो नाम रेकमेंड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है आप किसे अपॉइंट करो। तो उस प्रेसिडेंट को भी उसे ही करना पड़ता है जिनको ये बोल देते हैं। तो ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगा, बस मतलब आप समझ लो कि प्रेसिडेंट करता है, और जो चीफ जस्टिस है वो बताते हैं कि किस बंदे को आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। ठीक है। तो इसकी जूरिस्डिक्शन क्या है? तो जूरिस्डिक्शन मतलब कि इसकी पावर कितनी है, इन किसके पास, मतलब किस हद तक इसके पास पावर है, उसको बोलते हैं जूरिस्डिक्शन। मतलब बेसिक सा समझ लो आप कि जैसे मतलब कि कौन कौन से केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर केस ही मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो इनकी मतलब पावर में नहीं आते, जैसे कोई वाटर का एक्ट हो गया, पानी का डिस्प्यूट हो गया दो स्टेट्स के बीच, वो इनके पास पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसको डील करे।
ठीक है। तो ऐसे थोड़े से और भी मतलब मामले होते हैं कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट नहीं हम जा सकते। तो बाकी इसके बाकी जूरिसडिक्शन तो और भी होते हैं, पर जो मेन तीन यही है, एक ओरिजिनल होता है और दूसरा एपीलेट होता है और तीसरा एडवाइजरी होता है। तो ओरिजिनल होता है तो उसमें तो ये है कि मतलब अगर कोई दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो गया, मतलब पानी को अलावा, वैसे तो अब पानी वाला भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया दो स्टेट्स के बीच, अगर या सेंटर या स्टेट के बीच हो गया, तो मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप छोटी कोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं अगर दो स्टेट्स के बीच हो या सेंटर या स्टेट के बीच हो। और एपीलेट जूरिसडिक्शन, एपीलेट नाम से ही पता लग रहा है अपील करना। इसका मतलब है अगर आप हाई कोर्ट या कोई छोटी और कोर्ट है उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब जाके अपील कर सकते हो। मतलब दूसरी छोटी कोर्ट का ये नहीं मतलब कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा ही आप सुप्रीम कोर्ट चल गए। अदर कोर्ट का मतलब जैसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स भी आप समझ लो एक कोर्ट की तरह होते हैं। तो अगर उनके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कई होता है आपके पास पावर कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हो, तो वो एपीलेट जूरिसडिक्शन है इसका। और तीसरा है एडवाइसरी जूरिसडिक्शन। एडवाइसरी फिर नाम से पता लग रहा है, एडवाइस मतलब कि एडवाइस देना किसी को। तो प्रेसिडेंट के पास कई बार ऐसे मतलब मामले आ जाते हैं कि जिसका प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए कि मतलब इसको मैं क्या क्या करूं, कैसा करूं, क्योंकि पूरा एक लीगल फ्रेम चाहिए होता है कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफ़र कर देता है। प्रेसिडेंट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफ़र कर देता है कि आप इसके ऊपर जजमेंट पास करो। जजमेंट नहीं, मतलब इसके ऊपर ओपिनियन दो आप अपना कि मतलब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये कोई बाइंडिंग नहीं होता कि प्रेसिडेंट को वो फॉलो करना ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया या नहीं कहा। तो प्रेसिडेंट को मतलब एक एडवाइस मिल गई है, उसको फॉलो करे ना फॉलो करे, बस ये होता है। और बाकी भी दो तीन होते हैं पर ज़्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से ही बताऊँगा, ज़्यादा डीप नहीं। तो लेट्स गो नेक्स्ट। तो आगे बाकी इसके रोल और फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का मेन। एक तो वही है कि अगर लोगों के डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। तो पहला है कि इंटरप्रिटेशन एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि किसी चीज़ का ट्रू मीनिंग ढूंढना कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जहाँ पर सारे कानून वगैरह जो भी मतलब लॉज है वो लिखे गए हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उनके द्वारा। तो उनमें कई बार वर्ड्स होते हैं ऐसे जो बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, उनका मतलब कोई डबल मीनिंग हो या कोई मतलब बड़ा ही अलग सा मीनिंग होता है। तो उनको इंटरप्रेटेट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का होता है कि मतलब उन वर्ड्स का रियल मीनिंग क्या है, कि मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो कानून बनाए तो मतलब उसका मतलब क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट बताता है कि इसका मकसद ये था और ये ऐसे आपको करना है, तो ये काम है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसमें है कि मतलब हमारे हर के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। ये सारे ऐसे पूरे 8-10 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो गया या आपको मतलब इन्फ्रिंज मतलब कि आपका वायलेट हो गया कोई फंडामेंटल राइट, तो आपके पास पावर है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। मतलब बाकी केसों में तो ऐसे था कि आपको छोटे लेवल से जाना फिर एक लेवल अप पर इसमें ऐसा है आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि छोटी कोर्ट में जाओ फिर बाद में, ऐसा नहीं। और तीसरा एक जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज एंड स्टैट्यूट्स। जुडिशियल रिव्यू होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि जो भी आपने कानून बनाए हैं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट जा रहा हो। तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि मतलब ये सही है कि नहीं है। मतलब ये नहीं चेक करती कि मतलब किस लिए लाया है किस लिए नहीं लाया, क्या मोटिव है इसके पीछे। वो बस ये देखते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो उसको वो नल एंड वॉइड कर देते हैं, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि ये नहीं लागू हो सकता, इसको बंद करो। बस ये काम होता है जुडिशियल रिव्यू का, कि चेक करना कि अगर कि जो लॉ मेकर्स है कि वो कुछ ऐसा ही ना मतलब लॉज बना दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है जो हमारा उसके अगेंस्ट हो। और फोर्थ है हैंडलिंग इलेक्शन डिस्प्यूट। मतलब अगर कोई भी इलेक्शन का डिस्प्यूट है आपस में, कोई भी मतलब डिस्प्यूट हो जाते हैं जैसे, तो आप सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट, सीधा नहीं मतलब जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी सीधा भी। तो पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट।
बाकी अगर अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट देती तो उसको आप बाद में रिव्यू भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे कोई नवा फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है या कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई कुछ भी नवा डिस्कवरी हो जाती है, तो दोबारा आपके पास पावर है कि आप दोबारा उस डिसीज़न को रिव्यू कर सकते हो, कि दोबारा देख सकते हो कि अगर कोई एरर आ जाए जजमेंट में तो भी आप उसमें मतलब दोबारा रिव्यू कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत बार हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कोई जजमेंट या डिसीज़न को रिव्यू किया हो। तो लेट्स मूव ऑन। तो बाकी लैंडमार्क कुछ केसेस भी हैं, जैसे केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये तो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केस है। तो इसमें हुआ क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। मतलब ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको क्या था। इसमें था कि जो हमारी जो लेजिस्लेचर है, जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है, तो वो कुछ ऐसे कानून बना रहे थे जिससे फंडामेंटल राइट्स है वो टेक अवे कर रहे थे। तो ये केस उसके बारे में ही है। तो इसमें हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ला दी थी। इसमें था कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि फेडरलिज्म है या और प्रिंसिपल्स ऐड होते गए, जैसे सोशलिज्म है या और राइट फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इनको हटा नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके पास वो पावर नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा मतलब केस था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और आप जो ये हमारे लॉज है, फंडामेंटल राइट्स है और जो बाकी भी है वो बाद में ऐड होते गए, कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और आप इससे किसी भी हालत में हटा नहीं सकते। अगर आपने इसे हटाने की कोशिश की तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम डिक्लेयर कर देंगे। और बाद में बहुत ऐसे लॉ हुए भी हैं कि इसी बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा केस था। अगर अब उसके अगला है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें केस में ये भी बताया था कि जो भी हमारे लॉज हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आप कुछ भी उठा के लॉ बना दो ना, कुछ भी मतलब बिना बेफजूल का, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो भी है वो सही होने चाहिए लॉज, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दो। तो अगला केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तो बड़ा लेटेस्ट केस है। इसमें था कि जो होमोसेक्सुअलिटी थी, होमो मतलब सेम, सेक्सुअलिटी मतलब कि जो सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स है वो आपस में अगर फिज़िकल कोई रिलेशन बना रहे हैं तो पहले वो क्रिमिनलाइज था, मतलब उनको सज़ा थी, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होता था। तो 2018 में जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट दी कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी इसको लीगलाइज़ कर दिया, कि मतलब अब आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। तो मतलब ये बहुत बोल्ड डिसीज़न था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ज़्यादा लोग ये एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि ऐसा डिसीज़न आएगा। तो ये था एक डिसीज़न। तो लेट्स मूव ऑन। और मतलब अब जैसे इतनी मैंने अब कर तो दी सुप्रीम कोर्ट ऐसे है वैसे है, तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं हर एक चीज़ के। तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो पहला है जुडिशियल डिलेज। ये तो आपने सुना ही होगा सारों ने, कि मतलब बोलते हैं कि तारीख पे तारीख आई जा रही है पर सुनवाई नहीं हो रही। तो वही बात है कि मतलब केसेस को बहुत लंबा टाइम लग जाता है सॉल्व होने के लिए, जजमेंट आने के लिए। तो वो एक इशू है कि मतलब हमें बड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे कुछ करना होगा, कि मतलब जल्दी से जल्दी जो है जजमेंट्स आए और आगे भी जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो। और दूसरा है जुडिशियल ओवररीच। इसमें क्या होता है कि इंस्टेंसेस वेयर द जुडिशरी इज़ परसीव्ड टू इंक्रोच ऑन लेजिस्लेटिव। इसमें है कि कई बार जो जुडिशरी है वो अपनी जो जूरिस्डिक्शन है, जो पावर्स है, उसके भी बाहर चली जाती है, मतलब ओवर जूरिस्डिक्शन कर देती है या एक्स्ट्रा जूरिस्डिक्शन। तो वो गलत होता है कि कई बार आप मतलब कि आप जुडिशरी का काम है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेट करनी और जो लॉज है उनको सिर्फ देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि आप कानून बनाओ वहाँ बिठा के, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कानून बना हुआ है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। बस आपको ये नहीं देखना है कि मतलब कि आप खुद कानून बनाने लग जाओ, वो आपका काम नहीं है, वो काम है पार्लियामेंट का, आपका काम है खाली इंटरप्रिटेशन करने का। तो तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने इसके ऊपर भी बताऊंगा बाद में।
तो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो चीफ़ जस्टिस करता है, और बाकी जो 3 है जो जजेस अदर होते हैं उसके साथ एक कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं उसको, कॉलेजियम सिस्टम की वो 4 बंदे होते हैं, चीफ़ जस्टिस 3 और जजेस होते हैं या 4 और जजेस होते हैं। तो वो बताते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या किसको नहीं बनाना है। तो वो एक हो जाता है कि मतलब अगर इनका कोई रिलेटिव हो या कोई कुछ हो मतलब जजेस का, वो उसको मतलब चूज़ करेंगे। तो वो एक माइंड में होता है कि मतलब ये इनके हाथ में पावर है तो ये सिर्फ अपने ही बंदों को जो है जज बनाएंगे। तो मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने इसी बंदे को क्यों चूज़ किया, इसको क्यों नहीं चूज़ किया। तो वो मतलब एक इशू है, वो भी हमें एड्रेस करना चाहिए कि मतलब कुछ नए कानून हम लॉज लाएं कि कैसे एक जो है जज है वो अपॉइंट होगा, कि मेरिट के बेस पे हो ना, कि जो बंदा अच्छे मतलब अच्छा जज है, अच्छे जिसके पास नॉलेज है वही बंदा ऊपर आए। ऐसा नहीं कि मतलब जो कि मतलब आपके नोन में आप उसी को फेवर कर रहे हो। तो वो एक इशू है, इशू तो मतलब और भी है, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो बाकी मतलब जैसे डिले होते थे है ना बहुत केसेस, तो अब सोल्यूशन क्या है? पहले तो ये है कि टेक्नोलॉजी आप लेके आओ, कि ऐसा कई बार ऐसे होता था कि जो क्रिमिनल है या कोई मतलब विटनेस है वो कहीं बैठा हुआ है, केस कहीं चल रहा है, तो उसको आने जाने में ही मतलब जैसे 3-4 दिन लग रहे हैं, तो फिर आगे की तरीके मिल रही है कोर्ट से कि विटनेस तो पहुंचा नहीं। तो उसको भी हमने हैंडल करने के लिए जैसे कोविड-19 में किया था, तो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी कि वीडियो से ही मतलब कोर्ट में आप जो है हाज़िरी लगाते थे। तो वो एक बड़ी मतलब अच्छी इनिशिएटिव था कि मतलब आप वहीं से विटनेस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो बाकी भी जैसे और बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे जजेस कम हैं तो हमारा जो जजेस का नंबर है वो भी हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। और बाकी जो आपने कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा होगा, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और लोअर कोर्ट्स, वो भी मतलब बहुत ही ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। कई तो मतलब ऐसी कोर्ट्स है उसमें टॉयलेट तक नहीं है, तो उनको भी मतलब हमने इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर ओवरऑल हम करेंगे तो डेफ़िनेटली मतलब जुडिशरी की जो है पोजीशन वो बहुत आगे जाएगी। सो बस यही है, थैंक यू।